हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 22 दिसंबर के। तो आई होप कि सब लोगों ने 21 और 20 दिसंबर के जो इकट्ठे करंट अफेयर थे वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा तो फटाफट 20 और 21 के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लें। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो दो बेस्ट इमेजेस। बट आज हम 7 से 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, सो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में, मतलब हमारी जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ है उसके बारे में है। आप हमारी करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके दो मेथड हैं दोस्तों। एक तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो जिसका नाम है affairscloud.com/current affair, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और सीधा ही आप सब्सक्रिप्शन एरिया में पहुंच जाएंगे। आपको क्या प्रोवाइड करेंगे हम इस सब्सक्रिप्शन के अंदर, आपको डेली वाइज पीडीएफ मिलेगी। इस पीडीएफ लिंक के अंदर आपको दो तरह की पीडीएफ्स होंगी। एक तो थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे पर्टिकुलर उसी दिन के, और एक पीडीएफ आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दी जाएगी। उसी दिन के जो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे वो आपको प्रोवाइडेड होंगे। नेक्स्ट वीकली पीडीएफ होगी। जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो वीक वाइज अरेंज है ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। वीकली टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि मुझे कितना करंट अफेयर याद रहता है, और आप दोबारा से भी वहां से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है वो मंथली पीडीएफ का है, क्योंकि इसमें हम आपको 5 पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली पीडीएफ में हम आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ दे रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे जो थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स हैं पूरे महीने के वो आपको मिल जाएंगे। दूसरा, वहीं थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दिए गए हैं ताकि आप उसको आसानी से याद कर सको। नेक्स्ट पॉकेट पीडीएफ है जिसमें आप एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स को जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ है, जो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट हमारा सेक्शन है टॉप 100 करंट अफेयर्स, मतलब पर्टिकुलर उसी महीने के जो टॉप 100 करंट अफेयर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप अच्छे से क्या कर सको, उसको याद रख सको। ये सारी चीजें एक साथ आपको मिल रही हैं और बहुत ही कम दाम पे मिल रही हैं। एक बार आप विजिट जरूर करके देखें ताकि आपको एहसास हो कि इतने कम दाम पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस कम दाम के ऊपर भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। वो आपको कैसे मिलेगा? अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10, अगर आप इस कोड को लिखते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का 22 दिसंबर 2020 का। बिल्कुल लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे भी करेंगे और लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, तो बिल्कुल एंड तक आपने बने रहना है। और हम पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री approves inclusion of which indigenous games to be a part of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। दो तीन चीजें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हमारी 2021 में होनी है वो कहां पे होनी है। एक तो ये आप यहां से निकाल सकते हो, वो कहां पे होनी है, हरियाणा में होनी है, पंचकुला के अंदर एग्जैक्ट प्लेस पे होंगी। इंडिजीनियस गेम्स का मतलब जो हमारे इंडिया की अपनी गेम्स हैं, स्टेट वाइज खेली जाती हैं। कौन सी स्पोर्ट या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दी है, मतलब किरण रिजिजू जी ने अप्रूवल दी है कि वो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका पार्ट बनेगी। रिसेंटली मैंने एक न्यूज को कवर किया था, योग आसन। यस, योग आसन को तो पार्ट बनाया ही जाएगा, लेकिन कुछ गेम्स को और भी पार्ट बनाया जाएगा। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर मेरे साथ मैच करें। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। ऑल ऑफ दीज मतलब गटका भी होगा, थांगला भी होगा, और यहां पे आप देख सकते हो कलारी पाइटू भी होगा और मलाखम भी होगा। तो ये चारों की चारों गेम्स जो हैं वो कौन सी स्टेट से बेसिकली बिलोंग करती हैं, या ओरिजिनेट जो है वो कौन सी स्टेट से हुई हैं, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो ये चारों तरह की गेम्स जो हैं वो यहां पे आपको प्रदर्शित हो रही हैं। ये चारों तरह की गेम्स को योग आसन के साथ जो है वो हम खेलो इंडिया 2021 में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले कलारी पैट्टू जो कि एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है? केरला से हुआ है। नेक्स्ट मलाखम, मला मीन्स रेसलर एंड कम मीन्स पोल, मतलब नाम से पता लग रहा है। फिर एथलीट परफॉर्म जिम्नास्टिक ऑन ए वुडन पोल और ए रोप, या तो रस्सी के ऊपर या फिर पोल के ऊपर जो है वो बेसिकली क्या करेंगे? जिम्नास्टिक करेंगे। ये ज्यादातर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है। गटका जो है वो पंजाब का ट्रेडिशनल आर्ट है, बेसिकली ए ट्रेडिशनल फाइटिंग स्टाइल हैविंग इट्स ओरिजिन इन पंजाब एंड इज प्रैक्टिस बाय निहंग सिंह, जो ब्लू कलर की टर्बन पहनी होती है उन्होंने बड़ी सी, तो दैट आर निहंग सिंह वॉरियर्स एज ए सेल्फ डिफेंस ऑफ स्पोर्ट्स। आप यहां पे देख सकते हो पिक्चर में, इस तरह के आपको यहां पे मिल जाएगा। ये पोल का आप देख सकते हो यहां पे मलाखम, ये यहां पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट आपके पास थांगला है, मार्शल आर्ट विच हैज इट्स ओरिजिन इन मणिपुर, जो कि मणिपुर में आपको इसका ओरिजिन मिलेगा। तो थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सी स्टेट से बिलोंग रखता है, क्योंकि ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है।
और 4 गेम्स के साथ मैं बता चुका हूं योगासन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और यह भी कहा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के साथ शायद, यह अभी फाइनल नहीं है, लेकिन शायद ये हो सकता है कि ब्रिक्स गेम 2021 का भी आयोजन कर दिया जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योग आसन में 51 मेडल्स, 4 इवेंट्स और 7 कैटेगरीज जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। योग आसन जो है वो इसी का पार्ट होगा, और ये कहां पे होनी है? हरियाणा पंचकुला में होनी है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको एक ही न्यूज से मिल रही है, तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज में आप इसको क्या कर लो, कवर कर लो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड इंडिया एंड साउथ एशियाज, इंडिया का भी और साउथ एशिया का भी फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रूफटॉप सोलर पावर प्रोड्यूसर्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे न्यूज आ गई है कि रूफटॉप सोलर पावर प्रोड्यूसर, ताकि इंडिया में न्यू एनर्जी का जो है वो ट्रेंड इंक्रीज हो जाए, तो जो सोलर पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो सोलर पावर को ट्रेड भी कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं? आगे सेल और परचेज जो है वो कर सकते हैं, और इसके लिए एक ब्लॉकचेन इनेबल्ड टेक्नोलॉजी जो है वो बना दी गई है। मतलब इसके लिए एक ऑनलाइन फैसिलिटी जो है वो क्रिएट कर दी गई है, जिसपे आप कहीं भी बैठे हुए वो ऑनलाइन सेल और परचेज कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करें और आंसर मेरे साथ मैच करें। आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। तो यहां पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडिया एंड एशिया साउथ एशियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रूफटॉप सोलर पावर, ताकि आप उसको क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो। यहां पे भी आप देख सकते हो, द प्लेटफॉर्म विल फैसिलिटेट द ट्रेडिंग ऑफ एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रूफटॉप सोलर पावर्स इंस्टॉल्ड ऑन बिल्डिंग्स इन लखनऊ। अब क्या होगा कि ये स्पेशली एक तो लखनऊ के अंदर किया गया फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे करके सारी डिस्ट्रिक्ट्स में कर दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो भी सोलर पावर प्लांट्स हैं उसमें मान लो आपने अपने घर के अंदर लगवा लिया है और उससे बिजली पैदा हो रही है। अब जितनी आपको जरूरत है वो तो ठीक है, लेकिन मान लो वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? आगे ट्रेड भी कर सकते हो, उसको बेच भी सकते हो। The platform will also be used to set prices, track energy trading in real time and enable settlement of surplus solar energy transactions। मतलब अगर आपके पास सरप्लस है तो वो भी आप जो है वो बेच सकते हो। किस तरह से ट्रांजैक्शन होगी वो भी इसी मीडियम के थ्रू होंगी। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और इसको मॉक टेस्टिंग के लिए जो है वो 3 महीने के लिए जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इसमें कोई मनी ट्रांजेक्शन नहीं होगी, कोई खरीदेगा या बेचेगा नहीं, सिर्फ मॉक ट्रेडिंग है। मतलब सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन जो है वो चलेगा। द पायलट प्रोजेक्ट विल बी कैरिड ऑन इट्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और कंज्यूमर। फिलहाल ये जो गवर्नमेंट बिल्डर्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और कंज्यूमर्स हैं, वहीं इसको यूज कर सकते हैं। द पायलट प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंटेड बाय इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम। इसके साथ और भी कंपनीज हैं जो इसको स्टार्ट करेंगी, लेकिन आपने फिलहाल जो याद रखना है कि एक ही कंपनी का नाम याद रखना है, वो कौन सी है? इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम। इसका ही आपने सिर्फ क्या रखना है? नाम को याद रखना है। अदरवाइज और भी कंपनीज है इसके साथ, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ठीक है, इसमें जो है वो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी जो है वो शामिल है, लेकिन आपने नाम याद रखना है इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम का। तो हमारे लिए स्टेट इंपॉर्टेंट होगी उत्तर प्रदेश दोस्तों। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं, और यहां पे आपको मिल जाएगा दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा टाइगर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व इंडिया का। तो याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और टाइगर रिजर्व कर सकते हो, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसको अभी अभी अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने टाइगर्स की पॉपुलेशन में जो है वो डबल रैंक कर दिया है। मतलब उनका टारगेट था 10 साल का कि डबल करना है, लेकिन उन्होंने 4 सालों के अंदर ही डबल कर दिया और टाइगर्स को, तो उसको अवार्ड दिया गया है पीलीभीत को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 8th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 हेल्ड इन विच स्टेट। तो मार्क कर लें, इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 कौन सी स्टेट में जो है वो हुआ है, और पहली बार उस स्टेट के अंदर गुवाहाटी जो है वो उसको क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। अगर गुवाहाटी होस्ट कर रहा है तो मतलब मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूं? असम की बात कर रहा हूं। असम की बात करता हूं। जब भी मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो वीडियो को पॉज करके जो है वो आंसर को मैच किया करें। असम जो है वो इसका सही आंसर जो है वो होगा। और गाइस एक बात और, जैसे कि आप वीडियो को देख रहे हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें साथ ही साथ, क्योंकि लाइक और शेयर करोगे तो इससे मोटिवेशन जो है वो और इंक्रीज हो जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? असम होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो 8th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 दिसंबर कहां पे हो रहा है? गुवाहाटी में। और असम आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस स्टेट है, क्योंकि यहां पे आपको मिल जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहीं पे आपको कौन सा मिल जाएगा? मानस नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिल जाएगा दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, और यहीं पे आपको मिलेगा एक नया अभी अभी ऐड हुआ है असम के अंदर, मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, रायमोना नेशनल पार्क। याद करना है इसको, रायमोना नेशनल पार्क कहां पे ऐड किया गया? असम के अंदर एक 6th नेशनल पार्क जो है वो ऐड किया गया है।
तो ये भी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये हम कवर कर चुके हैं पहले। तो ये पहली बार हो रहा है कि गुवाहाटी इस फेस्टिवल को होस्ट कर रहा है। 2 दिन का ये इवेंट रहेगा और इसमें कुछ खास याद करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ अपने इवेंट का नाम याद रखना है और कौन सी स्टेट में इसको इनॉग्रेट किया गया है। और इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है वो जितेंद्र सिंह जी की तरफ से, और चीफ ऑफ गेस्ट आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर होंगे। चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी। द फोकस ऑफ द ईयर वाज टू ग्रोथ एजेंडा फॉर द नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19, क्योंकि वैसे ही नॉर्थ ईस्ट का टाई अप जो है वो पूरी कंट्री के साथ नहीं हो पाता, जिसके कारण ये बहुत जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट को जो है वो डेवलप किया जाए किसी तरह से, क्योंकि कोविड के कारण और भी ज्यादा टूट चुके हैं नॉर्थ ईस्टर्न से बाकी ज्यादा, क्योंकि ट्रेवलिंग या टूरिज्म जो है वो नहीं हो रहा, जिसके कारण उनको जोड़ना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेन फोकस जो है वो टूरिज्म के अंदर रहेगा इसके अंदर। तो आपने याद रखना है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो है वो गुवाहाटी असम के अंदर हुआ। नेक्स्ट आते हैं, विच इज द रैंक या व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020। वैसे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है वो बंद थी अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे, क्योंकि 4 कंट्रीज ने जो है वो इसके अंदर ऑब्जेक्शन किया था कि रिवाइज किया जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें चाइना है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है, अजरबैजान है। तो इसका मतलब इन चारों कंट्रीज ने कहा था कि कुछ हमारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो इसलिए आप रिपोर्ट को दोबारा से चेक करें। तो अगस्त में ये डिसाइड किया गया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जो है वो हम क्या करेंगे, इरेगुलरिटीज के कारण जो है वो हम कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है वो रोक रहे हैं। तो दोबारा से रैंकिंग को रिलीज किया गया, लेकिन कोई स्थान में फर्क नहीं आया, इंडिया का स्थान जो है वो सेम है। इंडिया का रैंक कौन सा है? 63rd रैंक है। याद रखना है 190 इकोनॉमीज में से, मतलब 190 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक जो है वो 63rd है। बहुत पीछे था इंडिया इज ऑफ डूइंग बिजनेस में। लाइक अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो इंडिया का रैंक जो वो 77 था, मतलब 2017-18 के डाटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 77th रैंक था, लेकिन अदरवाइज इंडिया का रैंक अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया, 63rd रैंक पे इंडिया जो है वो आ गया। मतलब इतनी क्षमता है, सरकारी स्कीम्स हैं जिसमें जो है वो लोग यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं आराम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया जंप्स ऑन 63 रैंक इन 2020 अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे। और ये कौन रैंक को रिलीज करता है? तो यहां से क्लियर हो रहा है कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक। तो यहां पे वर्ल्ड बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर सबको पता है, वॉशिंगटन डीसी। इसी के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाई गई थी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला के क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड ट्विंस। और कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट? डेविड आर मालपास। याद करना है, डेविड आर मालपास, MALPASS। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, बहुत से कीवर्ड्स हैं जिससे आप याद कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये रिपीटेड न्यूज़ होती है डेली बेसिस पे, तो आप इसको आराम से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 63rd रैंक, 17th एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 कंपेयरिंग बिजनेस रेगुलेशन इन 190 इकोनॉमीज, और ये अनचेंज्ड रहा है। वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया था कि वो पब्लिकेशन को जो है वो रोक देंगे ड्यू टू नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज एंड चेंजेस टू डेटा इन द प्रीवियस रिपोर्ट्स, इसलिए उन्होंने इस रैंकिंग को रोक दिया था। तो ये रिवाइज्ड एडिशन है। आप देख सकते हो किस कंट्री ने इसके अंदर टॉप किया है, न्यूजीलैंड। इसको भी आपने याद रखना है। और कौन सी कंट्री लास्ट में है? बिल्कुल सोमालिया। तो इसको याद रख लें कि फर्स्ट रैंक जो है वो न्यूजीलैंड का, लास्ट कंट्री सोमालिया है। इंडिया का रैंक जो है वो 63rd है। और आप क्वेश्चन में यहां पे देख सकते हो 111th लिखा हुआ है। ये रैंक किस में है? ये है फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। कहां पे? फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। हमने 20 और 21st की वीडियो में किया हुआ है। 131st रैंक कहां पे? HDI के अंदर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? 131st। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे हु वन एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, और ये नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो एंटरटेन किया इस अवार्ड को, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। तो सबसे पहले आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए, मतलब उसकी एब्रीवेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो एसोचैम का मतलब है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका एक फाउंडेशन डे था 12 दिसंबर को। तो मोदी जी ने जो है वो वहां पे एड्रेस किया और किसको जो है वो अवार्ड दिया एज ए एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। और ये प्राइस किसको मिला है? ये प्राइस मिला है रतन टाटा को। तो याद रखना है ये प्राइस किसको मिला है? रतन टाटा जी को ये प्राइस जो है वो दिया गया। रिसेंटली उनको एक अवार्ड और मिला था, एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, सेंचुरी अवार्ड। लेकिन ये जो अवार्ड है वो कौन से ग्रुप की तरफ से दिया गया था? ये इंडिया की तरफ से भी दिया गया है अभी, लेकिन इससे पहले भी ये अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है। कौन सी कंट्री के द्वारा? फटाफट सोचेंगे, उसका आंसर मैं आपको अभी बता रहा हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप यहां पे देख सकते हैं, उन्होंने एसोचैम फाउंडेशन वीक 2020 जो है वो इनॉग्रेट किया, और उसकी जो डेट थी
15 दिसंबर से लेके 19 ऑफ दिसंबर, मतलब 5 डे ये इवेंट था। इसको कहते हैं एसोचैम वीक, एसोचैम फाउंडेशन वीक। तो थीम क्या था? इंडिया रेजिलियंस, आत्मनिर्भर, रोड मैप टूवर्ड्स US $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बिकॉज ये हमारा सपना है कि हम 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बन सके। रतन टाटा को ये अवार्ड दिया जा चुका है इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, मतलब एसोचैम जो वहां का है इंडो इजराइल का, तो उन्होंने जो है वो मिलके इसको दिया है। तो आपने याद रखना है वो भी आंसर क्या होगा, रतन टाटा, और नाम अवार्ड का है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, क्योंकि आपको पता है कि वो सोशल वर्क के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उनको ये अवार्ड दिया गया है। और पीएम मोदी जी ने कहा है कि इस टाइम पीरियड पे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि यही टाइम है कि जिसमें हम इंडिया की क्षमता जो है वो आगे लेके आ सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। The energy sector will continue to play pivotal role in the realization of the $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। और एनर्जी सेक्टर ऐसा है कि जिसको हम यूज करके हम उसका $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बना सकते हैं। इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो याद रखना है, थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो ये 2-3 चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है। और इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है एसोचैम। एसोचैम जो है वो 1920 में बनाया गया था। जब आप कहोगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या आप कह सकते हो कि ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। प्रेसिडेंट जो हैं वो विनीत अग्रवाल हैं, याद रख सकते हो आप, विनीत अग्रवाल। सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद हैं, लेकिन सेक्रेटरी जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट, विनीत अग्रवाल। और हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्टैब्लिश किया गया और प्रेसिडेंट कौन है? विनीत अग्रवाल। 1920 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजनाथ सिंह जी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इन विच स्टेट? हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी इन विच स्टेट? किस स्टेट में राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च जो है वो किया है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, क्योंकि इसको जो लॉन्च किया है राजनाथ सिंह जी ने, वो एक बहुत ही स्पेशल जगह है जहां पे इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मिसाइल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मिसाइल कॉम्प्लेक्स, और उसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स। कौन सी स्टेट में है? और वो DRDO का ही कॉम्प्लेक्स है, वो है तेलंगाना के अंदर, और जगह है हैदराबाद। तो आंसर बहुत ही सिंपल हो गया, आंसर है तेलंगाना, इसका मतलब आंसर क्या होगा? हैदराबाद। तो आप यहां पे देख सकते हो, राजनाथ सिंह जी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी। तो आप यहां पे भी देख सकते हो, APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद तेलंगाना में उसको इनॉग्रेट किया गया, और राजनाथ सिंह जी ने फर्स्ट एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल जो है वो टेस्ट के लिए जो है वो फैसिलिटी जो है वो लॉन्च कर दी है। तो इस हाइपरसोनिक विंड टनल का काम क्या होगा? इस टनल का काम क्या होगा कि ये नीचे से जेट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण जो है वो एग्जिट होने में जो है वो क्या मिलेगी? आसानी होगी। तो इस टनल को जो है वो इंडिया जो है वो यूज करेगा, और इंडिया ऐसा थर्ड कंट्री बन गया है टू हैव ए लार्ज फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइज एंड ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी आफ्टर द USA एंड रशिया। तो याद रखना है, ये USA और रशिया के पास फैसिलिटी, अब इंडिया ऐसा थर्ड कंट्री बन गया है जिनके पास ये फैसिलिटी है। और ये DRDO का मिसाइल कॉम्प्लेक्स है। तो दोस्तों हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है DRDO के जो हेड हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं, और हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली। ज्यादातर बच्चे DRDO का बेंगलुरु लगा देते हैं, तो आंसर गलत है, बेंगलुरु नहीं होगा, न्यू दिल्ली होगा। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कैंपेन विरासत? विरासत मतलब नेचुरल सक्सेशन, जिसको हम विरासत भी कह देते हैं। ड्राइव टू एंड पॉवर्टी एंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन द रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट। तो विरासत में किसको कौन सी चीज मिलेगी? खास करके जमीन जो है वो किसको मिलेगी? तो एक कैंपेन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया? तो वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड विरासत कैंपेन टू कर्ब पॉवर्टी एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन दी रूरल एरिया। योगी आदित्यनाथ जी को आप हंसते हुए यहां पे देख सकते हो। तो इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे एक बंदा होगा लेखपाल, जो कि एक क्लरिकल गवर्नमेंट पोस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसकी ड्यूटी होगी कि जितना भी विलेजेस का रेवेन्यू अकाउंट है और विलेज लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको देखेगा वो, और देखेगा कि किसको कौन सी जमीन जो है वो विरासत में मिली हुई है, और उसको ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर करवाया जाएगा। उसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों चीजें उसमें दी जाएंगी, ताकि जो भी डिस्प्यूट है, लाइक 2 ब्रदर्स के बीच में डिस्प्यूट है या किसी के बीच में भी डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व करने में क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी।
यूपी गवर्नमेंट टू डबल द फार्मर इनकम, उन्होंने एक मिशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन। क्या है? किसान कल्याण मिशन। इसमें जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे या जो भी उनसे रिलेटेड सेक्टर्स हैं तो उनकी एग्जीबिशन हुआ करेगी ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें, जहां पे बड़े बड़े एमएसएमई सेक्टर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं ताकि उनकी इनकम जो है वो डबल हो सके। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो विरासत कैंपेन और एक किसान कल्याण मिशन जो वो कौन सी स्टेट की तरफ से स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश। पहले मैं बता चुका हूं, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दो टाइगर रिजर्व आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं, IIFL फाइनेंस हैज जॉइंट हैंड्स विद विच बैंक टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड MSMEs लोन्स। मतलब दो चीजें काम करेंगे, एक तो IIFL फाइनेंस होगा और एक दूसरे साइड पे जो है वो हमारे पास क्या होगा? एक बैंक होगा। दोनों मिलके क्या करेंगे? फैसिलिटी करेंगे, या तो हाउसिंग को प्रोवाइड करेंगे लोन, और साथ ही साथ जो है वो क्या करेंगे? हमारे साथ MSMEs को भी जो है वो लोन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कोविड के कारण जब उनको पैसे की जरूरत है, इसका मतलब ये दोनों कंपनीज जो हैं वो ये चीजों को सुखद करेंगी। और दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये IIFL फाइनेंस, IIFL का मतलब है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड फाइनेंस। और बैंक कौन सा है? वीडियो को पॉज करके आंसर दें। आंसर क्या होगा? ICICI। याद कर लेना, ICICI इंपॉर्टेंट आपके लिए बैंक। क्या टैगलाइन है ICICI की? हम है ना ख्याल आपका। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO है संदीप बख्शी। याद कर लें, संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई। स्टार्ट कब हुआ था? वैसे तो 1955 में बन गया था, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड इन 1994। तो यहां पे आप देख सकते हो IIFL होम लोन एंड ICICI बैंक ने दोनों ने जो है वो कोलैबोरेशन किया है। दोनों का अलग अलग काम होगा। जैसे IIFL है, ये क्या करेगा? कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लाइक किस तरह का लोन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ना, लोन सर्विस किस तरह का आपको क्या चाहिए। और ICICI क्या प्रोवाइड करेगा? फंड प्रोवाइड करेगा। नाम से पता लग रहा है बैंक क्या प्रोवाइड कर सकता है? फंड प्रोवाइड कर सकता है। IIFL के बारे में कुछ नहीं याद करना, गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड जो है वो एक फाइनेंस, होम फाइनेंस कंपनी है, लेकिन आपने याद नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020। क्लोन एक जगह है, कहां पे? जर्मनी के अंदर। तो बहुत ही मेजर इवेंट होता है ये क्लोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020। और इंडिया का ओवरऑल मेडल लिस्ट में रैंक कौन सा है? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मार्क कर सकते थे, लेकिन आंसर क्या होगा इसका? सेकंड रैंक होगा बाय डिफॉल्ट। पहला रैंक किसका होगा? जर्मनी का होगा। और दूसरा रैंक किसका है? इंडिया का। इसको याद कर लें, इंडिया ने टोटल 9 मेडल्स जो है वो हासिल किए हैं, जिसमें कुछ गोल्ड हैं, कुछ सिल्वर हैं और कुछ जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और आपको यहां से दिख रहा है कि कितने गोल्ड मेडल्स हैं? 3 गोल्ड मेडल्स हैं। तो क्लोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा आया? सेकंड रैंक आया है। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडियन बॉक्सर्स बैग्स 9 मेडल्स, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर्स एंड 4 ब्रॉन्ज। और कहां पे हुआ है ये इवेंट? क्लोन, जर्मनी के अंदर हुआ है, नाम से ही पता लग रहा है। और इंडिया सेकंड आया है पूरी लिस्ट के अंदर। जर्मनी जो है इस लिस्ट के अंदर टॉप करता है 16 मेडल्स के साथ। मतलब होस्टिंग कंट्री बाय डिफॉल्ट जो है वो उसका जो अपर हैंड होता है इसके अंदर। तो क्लोन बॉक्सिंग वर्ल्ड इंडिया हैड फिनिश्ड विद द 5 मेडल्स। 2019 का बता रहा हूं, लेकिन आज जो है वो 2020 की बात हो रही है, तो इसका मतलब 4 मेडल इंडिया ने बढ़ के जीते हैं। तो आप एक लिस्ट देख सकते हो, याद नहीं करना आपने। तो अमित फांगल जी हैं, मनीषा मौन हैं, सिमरनजीत कौर हैं, 3 जो हैं वो गोल्ड हैं। जस्ट एक बार पढ़ना है आपने इन 3 नाम को। पढ़ा होगा तो ऑप्शन में देख के कई बार याद आ सकता है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ पढ़ना है AMS। कैसे याद करेंगे? AMS, अमित, मनीषा, सिमरनजीत। तो इस तरह से याद रहेगा, तो इसका मतलब आपका आंसर गलत नहीं होगा। और इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। प्रेसिडेंट कौन है? अजय सिंह। याद कर लें, अजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु वन द फर्स्ट प्राइज अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2018। 2018 का प्राइस 2020 में दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पे ये अवार्ड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, क्योंकि 2018 से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो फर्स्ट प्राइज अंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2018। ये फर्स्ट प्राइज की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2 प्राइज मिले, फर्स्ट और सेकंड प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? श्रीनिवास करनम। नाम को याद कर लें, श्रीनिवास चाहे ओनली याद कर लें, अदरवाइज श्रीनिवास करनम से आपको याद रहेगा। इनको फर्स्ट प्राइज मिला है और सुब्रत कर को जो है वो सेकंड प्राइज जो है वो दिया गया है। तो दोनों नाम आप याद कर सकते हैं, श्रीनिवास करनम और सुब्रत कर। तो यहां पे देख सकते हो ये प्राइज जो है वो देते हुए मिनिस्टर ऑफ
मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जी। और यहां पे आप देख सकते हो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन कौन है, संजय धोत्रे जी, वो भी अवार्ड को देते हुए। तो यहां पे आप देखो, यहां पे श्रीनिवास कर्णम, उनको क्यों ये अवार्ड मिला, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा जो है सी मोबाइल डिवाइस बनाई थी, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मोबाइल डिवाइस बनाई थी जिससे आप डीप सी कम्युनिकेशन कर सकते हो। मतलब जो फिशरमैन हैं उनको कम्युनिकेशन करने में क्या मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने डेवलप किया। नेक्स्ट प्रोफेसर सुब्रत कर, इन्होंने एक ऐसा सेंसर नेटवर्क बनाया कि जो एनिमल और ट्रेन का कोलिजन है वो रोका जा सके। तो वो सेंसर से अपने आप ही जो है वो क्या होता है, ट्रेन को पता लग जाता है और वो दूर से ही जो है वो रुकना स्टार्ट कर देती है। तो सुब्रत कर और श्रीनिवास कर्णम को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो याद रहेगा, यस सर बिल्कुल याद रहेगा, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में से है तो याद तो रखना ही होगा। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ऐसी इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो वो सोचता है कि आपको नहीं पता होंगे, लेकिन आपको पता है कि आप अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कर रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कोई भी क्वेश्चन पूरे दिन का हम ना छोड़े, जो इंपॉर्टेंट, इवन इंपॉर्टेंट भी हो, इवन लीस्ट इंपॉर्टेंट भी हो, वो भी हम किसी ना किसी तरह से आपको बता दें। तो याद रखना है इस अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सिडबी साइंस एमओयू विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप एमएसएमई इकोसिस्टम इन द स्टेट। सिंपल क्वेश्चन है। सिडबी ने बहुत सी स्टेट्स के साथ साइन किया है, राजस्थान के साथ साइन कर चुके हैं, गुजरात के साथ साइन कर चुके हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कौन सी स्टेट के साथ साइन किया, ताकि उस स्टेट के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ाया जा सके, उसको फंड दिया जा सके। तो आंसर क्या होगा इसका, असम होगा। तो मेरे साथ आंसर को मैच करते रहे। कोई भी आंसर देने से पहले आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को मैच कर सकते हो, क्योंकि सिडबी ने जो है वैसे वो 11 स्टेट्स के साथ ये टाई अप कर चुकी है सिडबी। तो आपको इन ऑप्शन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आंसर क्या है इस ऑप्शंस के अंदर से, असम आंसर है, क्योंकि अदरवाइज गुजरात हो गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सारी स्टेट्स के साथ ये साइन अप हो चुका है। मतलब 11 स्टेट्स के साथ ये साइन अप हो चुका है। अभी बारी किसकी है, असम की बारी है। तो 12 स्टेट्स मतलब सिडबी के साथ हैं। तो ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि कौन सी स्टेट के साथ ये साइन अप हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कवर किया गया सिडबी के लिए। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस जो है वो कहां पे है, लखनऊ में है, लखनऊ में। और इसके जो डिप्टी एमडी हैं वो कौन है, मनोज मित्तल। कौन है, मनोज मित्तल। तो हेडक्वार्टर याद रखना है हमारे यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देख सकते हो सिडबी ने असम गवर्नमेंट के साथ ये टाई अप किया है। तो क्यों किया गया टाई अप, ताकि एमएसएमई इसको बढ़ा सके, सिंपल। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 1700 करोड़ रुपीस का लोन, ताकि लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो उस स्टेट में स्टार्ट कर सके, मतलब उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, इसमें एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि हम ऑलमोस्ट हर रोज कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पता है कि कब स्टैब्लिश किया गया था, 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, 68 इंक्लूडिंग इंडिया। प्रेसिडेंट कौन है, मस्तसुगु हैं। हेडक्वार्टर कहां पे, मनीला, फिलीपींस। सर ये तो नहीं भूलेंगे क्योंकि हर रोज आप बताते हो। नेक्स्ट, इन्होंने कल भी हमने एक न्यूज के अंदर किया था कि त्रिपुरा को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लोन प्रोवाइड किया है, ताकि वो क्या कर सके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकें, मतलब टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए। अभी हम स्पेशली एक प्रोजेक्ट की बात कर लें, लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अगर आपको ये पता है कोपिली रिवर कहां पे है तो आप आंसर जो है वो आराम से बता दोगे। आंसर क्या होगा इसका, असम में। आंसर क्या होगा, असम। बिल्कुल सेंट्रल असम में से ये रिवर जो है वो निकलती है कोपिली, तो वहां पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो किसने लोन दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो इतने मिलियन का लोन जो है वो दिया है। तो अमाउंट नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर असम से बिलोंग करते हो, असम का स्टेट पीसीएस दे रहे हो, तो आपको ये जरूरी है, अमाउंट आपको पता होनी चाहिए। तो प्लांट जो है वो कोपिली रिवर के ऊपर है, और टोटल कैपेसिटी जो है वो 120 मेगावाट की है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशली ड्यूरिंग द पीक डिमांड पीरियड्स। लाइक गर्मियों के टाइम पीरियड पे ज्यादा जरूरत होती है, तो उस टाइम पीरियड पे इसको किया जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हो, असम के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे,
इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, याद कर लें ये 20th ऑफ दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है। नाम से ही पता लग रहा है ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ताकि पूरी डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी रहे। सॉलिडेरिटी मतलब यूनिटी रहे, पूरी अलग अलग तरह के जो डाइवर्सिफाई लोग हैं वो जो है वो यूनाइटेड रह सकें। तो इसीलिए जो है वो हमारे प्रेम्बल में एक वर्ड आपको मिलेगा, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी तो इसका मतलब ही ये है कि हम जो है वो सारे के सारे क्या रह सकें, यूनाइट रह सकें। तो याद रखना है यूनाइटेड नेशन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर है इसका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला देख सकते हो, फॉर्मर जो सीएसके बॉलर हैं यो महेश रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। जस्ट नाम याद रखना है ताकि अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आप आंसर जो है वो आराम से कवर कर सकते हो। कौन सी टीम से बिलोंग करते थे आईपीएल की? सीएसके से बिलोंग करते हैं। वैसे वो तमिलनाडु के लिए खेले हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो आप इसको भी जो है वो थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि सीएसके जो है वो तमिलनाडु या चेन्नई सुपर किंग्स के नाम से जानी जाती हैं। तो याद करना है आपने। और क्या करते थे ये? बॉलर थे, ये भी याद रख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लॉन्च्ड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड ऑन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम। मतलब अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड में पैसा लगाते हो तो ये आगे इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में पैसा लगाएंगे इंडियन मार्केट के अंदर, जिसका मेन फोकस ही ये होगा कि बिजनेस साइकिल जो है वो बना रहे। पैसे की जरूरत है, बीच में विड्रॉ कर सकते हैं, जरूरत है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते इसको क्रिएट किया गया। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है न्यूज, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है वो स्कीम है। जिस तरह की इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड की कंपनी है, तो आप याद कर सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। तो हेडक्वार्टर मुंबई है और एमडी और सीईओ कौन है? निमेश शाह। तो नाम अगर याद करना आप कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अराउंड 2.1 बिलियन पीपल इन एशिया पैसिफिक लैक वाटर सप्लाई सैनिटेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है। लेकिन इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एडीबी था, तो एडीबी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकिन एक आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आप लिख सकते हो कि ऐसी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है सोसाइटी के बारे में जानने के लिए कि किस तरह की रिपोर्ट आती है और वो क्या सोसाइटी के बारे में बता रही है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी एंड इनकोइस साइंस एमओयू टू शेयर ओशन सर्विसेज डाटा। तो ये भी एक अपने काइंड की जो है वो एक टाई अप है। तो इसको थोड़ा सा आपने पढ़ना है, बस याद नहीं करना कि ओशन सर्विस डाटा को जो है वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है वो शेयर किया जाएगा इंडियन नेवी और किसके बीच में? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दोनों आपस में जो ओशन सर्विसेज से रिलेटेड डाटा होगा वो क्या होगा? शेयर करेंगे। इसमें जो ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? हैदराबाद में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है। नेक्स्ट आते हैं, एसोचैम फाउंडेशन वीक मैं बता चुका हूं कि कहां पे कब मनाया जाता है, 15 to 19, और इसी में अवार्ड दिया गया रतन टाटा जी को। नेक्स्ट, इंडियन बॉक्सर्स ने 9 मेडल जीते हैं क्लॉन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में जर्मनी के अंदर। जर्मनी पहले नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट ने डबल करने के लिए फार्मर इनकम की कौन सा स्टार्ट किया है? किसान कल्याण मिशन जो है वो उन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। तो बढ़ते हैं फिर 20 और 21 दिसंबर के जो आंसर है उसकी बारी आ गई आंसर देने की। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। डीआरडीओ की तरफ से कुछ सिस्टम डेवलप किए गए थे और राजनाथ सिंह जी ने उसको तीनों आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो हैंड ओवर कर दिए हैं। तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था ऑल ऑफ दीज। तो सब बच्चों ने ऑलमोस्ट सही आंसर बताया और दोस्तों एक बच्चे ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया था, उनका नाम है सोलंकी जी। तो उनका आंसर जो है वो अलग था, उससे आप याद कर सकते हो कैसे? जैसे बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम, इसका मतलब है ये आर्मी के लिए यूज होगा। तो आर्मी चीफ सबका बॉस है, तो उससे आप याद कर सकते हो आर्मी चीफ सबका बॉस है। फिर आता है आपके पास IMSAS, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम। तो नाम से पता लग रहा है मेरी सास नेवी में है, तो इससे आप याद कर सकते हो। IMSAS ऐसे भी याद कर सकते हो, तो वो नेवी के लिए यूज होगा। तो आपसे पूछ सकते हैं नेवी के लिए कौन सा यूज होगा? अस्तर MK1 मिसाइल। तो अस्तर AA कॉम्बो, मतलब आप उससे याद कर सकते हो अस्तर MK1 मिसाइल। तो ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। तो आंसर याद कर लें, ऑल ऑफ दीज। बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो आर्मी यूज करेगी, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम जो है वो नेवी यूज करेगी। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब 22 ऑफ दिसंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका आंसर आपको 23 ऑफ दिसंबर को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है? हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इन दिसंबर 2020? आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, आपने आंसर को बताना है। और गाइस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है ताकि
आपको भी आगे से वीडियोस जो है वो ऑन टाइम मिलते रहें, और कल से हम बिल्कुल सुबह जो है वो 9 से 10 बजे के बीच में आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये होता है हमारा सेशन एंड। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जब आप वीडियो को एग्जिट करते हो तो सब्सक्राइब करके एग्जिट करें, और साथ ही साथ जो है वो आप बेल बटन को प्रेस कर दें, ये आप ही के लिए है क्योंकि आपको वीडियो ऑन टाइम जो है वो मिल जाया करेगा। 700 प्लस लाइक्स दोस्तों हमें चाहिए ताकि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपका अफेयर्स क्लाउड का जो करंट अफेयर कंटेंट है स्पेशली, वो आपका करंट अफेयर में जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर देगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सर्वे कि वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। आप वेबसाइट को चेक भी कर सकते हो, हमने लिखा हुआ है कि जो रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं वो कहां कहां हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, हैव फन, और हमेशा खुश रहें क्योंकि खुशी आपको एग्जाम क्लियर करवा सकती है। थैंक यू गाइस।